नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार की खबरों के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। आज के इस अंक में हम बात करेंगे राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षण संस्थान द्वारा गर्भाशय कैंसर के खिलाफ विकसित स्वदेशी पद्धति और उसे मिले ट्रेडमार्क की। बताएंगे कैसे भोपाल के एक छात्रा ने विकसित किया कोविड मरीजों के लिए चलित टॉयलेट। खबरें और भी होंगी, लेकिन सबसे पहले देखते हैं इस अंक की सुर्खियां। गर्भाशय कैंसर के खिलाफ विकसित स्वदेशी पद्धति को मिला ट्रेडमार्क। डीबीटी के राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षण संस्थान द्वारा विकसित इस विधि से रोग प्रतिरक्षण चिकित्सा में जुड़ेगा नया आयाम। उष्णकटिबंधीय चक्रवात का पता लगाने की अभिनव तकनीक विकसित। सैटेलाइट से पहले ही उत्तर हिंद महासागर में उठने वाले चक्रवाती तूफानों की समय पूर्व मिल सकेगी जानकारी। छात्रा ने तैयार किया कोविड से ग्रसित रोगियों के लिए चलित शौचालय। दूसरी लहर के दौरान संक्रमण का शिकार हुए परिजनों की परेशानी देख भोपाल की छात्रा ने की अनूठी पहल। और हाइड्रोजन ईंधन आधारित इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर प्रौद्योगिकी विकसित। बिना वायु प्रदूषण बिजली उत्पादन करेगा आईआईटी दिल्ली द्वारा तैयार स्पार्क इग्निशन इंजन जनरेटर। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा गर्भाशय कैंसर के खिलाफ विकसित की गई स्वदेशी पद्धति को ट्रेडमार्क मिल गया है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग के राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षण संस्थान द्वारा तैयार किए गए इस ट्यूमर एंटीजन का डेंड्राइटिक सेल आधारित रोग प्रतिरक्षण चिकित्सा में उपयोग किया जा रहा है। शुरुआती परीक्षणों में यह तकनीक कैंसर के खिलाफ काफी प्रभावी पाई गई है और अब इसका उपयोग स्तन कैंसर के लिए भी किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए देखते हैं ज्ञान विज्ञान की ये रिपोर्ट। गर्भाशय का कैंसर भारत में महिलाओं में कैंसर से होने वाली मौतों का दूसरा प्रमुख कारण है। देश में हर साल लगभग 1 लाख महिलाएं इस बीमारी का शिकार हो जाती हैं। इसलिए तेजी से बढ़ रही इस घातक बीमारी के उपचार के लिए नए तरीके खोजने पर जोर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षा संस्थान के शोधकर्ता और अडयार कैंसर संस्थान चेन्नई के चिकित्सक पिछले 2 दशक से इस दिशा में काम कर रहे हैं। एनआईआई के वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल सूरी ने साल 1998 में देश के पहले ट्यूमर एंटीजन SpAg9 की खोज की थी। तब से इस इम्यूनोथेरेपी का कैंसर संस्थान द्वारा परीक्षण किया जा रहा था। हाल ही में इस एंटीजन को एस्पेग्नी ट्रेडमार्क प्राप्त हो गया है। इस ट्यूमर एंटीजन का उपयोग गर्भाशय डिंब ग्रंथि के कैंसर में डेंड्राइटिक सेल आधारित इम्यूनोथेरेपी में किया जा रहा है और जल्द ही इसका उपयोग स्तन कैंसर के लिए भी किया जाएगा। In another 2 years 2023 तक हमें ये ट्रायल्स का क्लियर पिक्चर मिल जाएगी। तो फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा कमर्शलाइजेशन। तो हमें ये जो है हर एक उस पेशेंट तक पहुंचाना है जो कि एक रे ऑफ होप देखता है कि मेरे पास एक ट्रीटमेंट ऑप्शन अभी है जो कि मैं यूज़ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और जो रे ऑफ होप वो कैंसर पेशेंट देखते हैं वही रे ऑफ होप मैं भी देखता हूँ। और मुझे लगता है कि ये ज़रूर उस समस्या का समाधान रहेगा। और एक और बात है कि आत्मनिर्भर भारत में ये भी बहुत ज़रूरी है कि हमें जो भी हमारी ये उपलब्धि है इसका सोसाइटल कनेक्ट होना चाहिए। एक स्वस्थ परिवार ही स्वस्थ समाज और एक स्वस्थ देश दे सकता है। और मेरे हिसाब से इस ट्रेडमार्क का इम्पैक्ट जो है वो हमारे नेशन में ही नहीं ग्लोबली इम्पैक्ट पड़ेगा। कैंसर इम्यूनोथेरेपी एक नई विधा है जो कैंसर से लड़ने के लिए शरीर की आंतरिक क्षमता का उपयोग करती है। इसके अंतर्गत या तो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को और बढ़ाया जाता है या फिर टी कोशिकाओं को प्रशिक्षित किया जाता है ताकि वे फिर बड़ी संख्या में विकसित हो जाने वाली कैंसर कोशिकाओं की पहचान कर उन्हें समाप्त कर सकें। इस तरह जिन रोगियों में SpAg9 प्रोटीन मौजूद होता है इनका इलाज DC आधारित वैक्सीन द्वारा किया जा सकता है। DC आधारित टीके में रोगी के रक्त से मोनोसाइट्स नामक कोशिकाओं को जमा किया जाता है और उन्हें डेंड्राइटिक कोशिकाओं के रूप में परिष्कृत किया जाता है। इन डेंड्राइटिक कोशिकाओं को एस्पेग्नी के साथ जोड़कर अनुकूल किया जाता है और कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए शरीर में टी कोशिकाओं की मदद करने के लिए रोगी के शरीर में वापस इंजेक्शन के माध्यम से पहुंचा दिया जाता है।
फोर्थ आर्म ऑफ ट्रीटमेंट में वी आर यूजिंग डेंड्राइटिक सेल बेस्ड वैक्सीन, जो कि मैंने आपसे बताया डॉक्टर टी राजकुमार कर रहे हैं। ये कैंसर इम्यूनोथेरेपी का पार्ट है। इसमें पेशेंट के ही सेल्स को लेके, जो कि इम्यून सेल्स होते हैं, उनको ऐसा ट्रेन किया जाता है, स्पैगनी जो कि हमने ट्रेडमार्क किया है, कि वो ही सेल्स वापस उसी पेशेंट को इंजेक्ट कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से वो जाके कैंसर के सेल्स को रिकग्नाइज करता है और फिर कैंसर के सेल्स को मारता है। तो बेसिकली ये सारा का सारा जो जर्नी, जो डिस्कवरी रही है, इट इज़ विद द हेल्प ऑफ पेशेंट स्पेसिमेंस दैट वी रिसीव्ड, जो कि हमें टाइम से देते रहे, एंड दे आर द की पार्टनर्स एंड प्लेयर्स इन ऑल दिस डिस्कवरी। और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, कि जिसमें कि हमने अब इस मॉलिक्यूल को ट्रेडमार्क मिला है, स्पैगनी। हमारे पास सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पेटेंट्स है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषित कैंसर अनुसंधान कार्यक्रम के तहत विकसित ये चिकित्सा विधि सुरक्षित और सस्ती है। ये कैंसर रोगियों के एंटी ट्यूमर प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं और लंबे समय तक जीवित रहने को बढ़ावा दे सकती है। इसमें कैंसर रोग प्रतिरक्षण केंद्र स्थापित कर परीक्षण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने भी वित्तीय सहायता दी है। अब इस टीके का स्तन कैंसर के लिए भी दूसरे चरण का नैदानिक परीक्षण शुरू किया जाएगा। यह अनुसंधान कैंसर उपचार के क्षेत्र में स्वदेशी समाधान के रूप में मनोबल बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। वैज्ञानिकों ने उष्णकटिबंधीय चक्रवात का जल्द पता लगाने के लिए एक अभिनव तकनीक खोजी है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने डीएसटी के जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम के तहत इस तकनीक पर काम किया है। इस प्रणाली से उत्तर हिंद महासागर में बनने वाले चक्रवाती तूफानों का सैटेलाइट से पहले ही पता लगाया जा सकेगा। भारतीय शोधकर्ताओं की ये खोज खासकर तटीय क्षेत्रों के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। हाल ही में ताउते और यास चक्रवातों ने भारतीय तटों को प्रभावित किया था। इन दोनों की तरह ही पिछले चक्रवातों ने भी हमें सिखाया है कि तटीय आबादी हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से खतरे में रहती है। हालांकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी की उन्नति के साथ ऐसी आपदाओं का पता लगाने की तकनीकों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इसके बाद भी हमेशा चक्रवातों की पहचान और उनके वास्तविक पतन के बीच बड़े अंतराल की जरूरत महसूस की जाती है। अब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने उत्तर हिंद महासागर के क्षेत्र के ऊपर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के विकास का पता लगाने के लिए एक नवीन विधि तैयार की है, जो उपग्रहों की तुलना में ज्यादा तेज साबित हो सकती है। यह विधि पूर्व चक्रवाती बवंडर का पता लगाने पर आधारित है, जो गर्म महासागर की सतह पर चिन्हित की जाने वाली कम दबाव प्रणाली के बनने से बहुत पहले ऊपरी वायुमंडल स्तंभ में विकसित होता है। Our research team from the Department of Ocean Engineering and Naval Architecture, IIT Kharagpur, हमारे विभाग के शोध दल ने उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का जल्द पता लगाने के लिए एक नई विधि विकसित की है। इस अध्ययन का महत्वपूर्ण पहलू पूर्व चक्रवाती भंवरों के प्रारंभिक चरणों की गहन जांच थी, जो उच्च वायुमंडलीय स्तरों पर बनते हैं और विकसित होते हैं। अंततः विभिन्न आकार में विकसित होकर वायुमंडलीय स्तंभ में ऊपर चले जाते हैं और बाद में ये उलटकर समुद्र की सतह पर आ जाते हैं। over the tropospheric column and finally they subside down to the sea surface. ये शोध पूर्ण चक्रवात से पहले बनने वाले भंवरों की शुरुआती स्थिति की पहचान करने के लिए एक ट्रैकिंग तकनीक विकसित करने के लिए किया गया था। शोधकर्ताओं ने अध्ययन के लिए हिंद महासागर के सबसे सक्रिय क्षेत्र यानी बंगाल की खाड़ी में बने 6 चक्रवातों को चुना। मॉनसून के बाद के सबसे गंभीर चक्रवात फाइलिन, वर्दा, गाजा और मादी और मानसून के पहले आए मोरा और आयला चक्रवात।
शोधकर्ताओं ने अध्ययन के लिए विश्वसनीय मौसम अनुसंधान और पूर्वानुमान मॉडल का इस्तेमाल किया और मॉडल से प्राप्त हवा घटकों का उपयोग कर एक प्रमुख सांकेतिक पैरामीटर ओकुबा 20 निकाला गया। ट्रैकिंग के सामान्य तंत्र में OW पैरामीटर का उत्पादन, सीमा मूल्य से अधिक संभावित स्थानों की पहचान करना, विशिष्ट स्थानों पर इन प्रणालियों की सतत निगरानी और गतिविधि के विश्लेषण के साथ साथ इन संभावित प्रणालियों की तीव्रता दर और उनका क्षेत्र आधार पर विलय का समय शामिल है। Time series homolar analysis gives the first indication of हमारे अध्ययन में टाइम सीरीज होवमोलर एवोल्यूशन ने उपग्रह से काफी पहले मजबूत OW मापदंडों का पहला संकेत दिया। इस पूरे समय डोमेन विश्लेषण के दौरान इस पैटर्न का विकास, गहनता और वृद्धि स्पष्ट रूप से दिखाई दी। इस पद्धति के माध्यम से लगभग 90 घंटे पहले भविष्यवाणी संभव है। इन मापदंडों को देखकर हम कह सकते हैं कि कितनी ऊंचाई और क्षमता के साथ चक्रवात आने की संभावना है। इस अध्ययन के लिए 2 प्रकार के ग्रिड आकार का उपयोग किया जाता है। एक 27 किलोमीटर का खुदरा रेजोल्यूशन है और एक 9 किलोमीटर का बेहतर रेजोल्यूशन है। खुदरे रेजोल्यूशन का उपयोग पहचान के उद्देश्य के लिए और साफ रेजोल्यूशन का उपयोग भंवर के संरचनात्मक विश्लेषण के लिए किया जाता है, जो वास्तव में हमारा उद्देश्य है। शोधकर्ताओं ने 27, 20, 15 और 12 किलोमीटर के ग्रिड रेजोल्यूशन का उपयोग करते हुए इस तकनीक के लिए एक उन्नत विश्लेषण के रूप में ग्रिड अनुकूलन अध्ययन भी किया और 15 किलोमीटर ग्रिड संकल्प को इस ट्रैकिंग एल्गोरिदम के लिए सबसे कुशल पाया। इस तकनीक को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के समर्थन से जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम के तहत विकसित किया गया है। इस विधि से तटीय क्षेत्रों में जान माल के नुकसान को कम करके उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के खिलाफ सुरक्षा के लिए बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है। यह शोध हाल ही में एटमॉस्फेरिक रिसर्च पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। ज्ञान विज्ञान में फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द वापस लौटते हैं। अनुच्छेद 126 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से जुड़ा है। जब भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय उनकी अनुपस्थिति के कारण खाली होता है या अगर वो अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ होते हैं, तो ऐसी स्थिति में कार्यालय के कर्तव्यों को ऐसे अन्य न्यायाधीशों में से एक द्वारा निष्पादित किया जाएगा, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान। कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। यही साबित किया है भोपाल की एक छात्रा ने। फैशन टेक्नोलॉजी में स्नातक कर रही इस छात्रा ने कोविड-19 से ग्रस्त रोगियों की परेशानी को देखते हुए एक मोबाइल टॉयलेट तैयार कर डाला, जिससे मरीजों को इलाज के दौरान नित्य कर्म में होने वाली असुविधा से निजात मिल सकती है। ये टॉयलेट अन्य मरीजों के साथ साथ घर पर बुजुर्गों की देखभाल में भी काम आ सकता है। ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। कोविड-19 संक्रमण के दौरान कई बार रोगी बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस करते हैं या उन्हें लगातार ऑक्सीजन की जरूरत भी पड़ जाती है, जिससे उन्हें चलने फिरने में परेशानी होती है। खासकर शौचालय तक जाना एक समस्या बन जाता है। ऐसा ही अनुभव भोपाल की प्रत्यक्षा माझे को हुआ जब उनके कई परिजन कोविड से ग्रस्त हो गए और उनमें से कुछ को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में तीसरे वर्ष की छात्रा प्रत्यक्षा ने इसका एक समाधान तलाश कर लिया। प्रत्यक्षा ने एक सुविधाजनक चलता फिरता शौचालय डिजाइन कर दिया। ये शौचालय मरीजों तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। ये जो नॉर्मल जो व्हीलचेयर के साइज़ का है, ये उसी साइज़ का बनाया है कि हम कोई से भी डोर के थ्रू हम इसको आराम से ले जाएं। और ये इवन जो बेड्स रखे रहते हैं वार्ड में, वो उनके बीच में भी चले जाए कि अगर
जो पेशेंट है वो इधर तक नहीं आ सकता है, तो फिर ये हम उसके बेड के पास ले जाएं, और इसमें भी नीचे व्हील्स दिए और पीछे हैंडल दिए कि इससे वो इजीली मूव हो सके। ये चलित टॉयलेट पहिए लगे प्लेटफॉर्म पर फाइबर शीट से तैयार किया गया है। इसमें मरीजों की सुविधा के लिए वेस्टर्न सीट का इस्तेमाल किया गया है। रोगियों को सीट पर उठने बैठने में दिक्कत ना हो, इसके लिए दोनों ओर सपोर्ट लगाए गए हैं। पानी के लिए 80 लीटर का एक ओवरहेड टैंक और नीचे 100 लीटर क्षमता का वेस्टेज टैंक लगाया गया है। इस व्हीलचेयर जितनी जगह लेने वाले टॉयलेट को एक बार में 4 से 6 रोगी अपने बेड के नजदीक ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद इसे वॉशरूम में ले जाकर टैंक को खाली किया जा सकता है और फिर से उपयोग में लाया जा सकता है। इस दौरान वार्ड या बेड के पास किसी तरह की गंदगी भी नहीं होती। जब हमने डिज़ाइन बना लिया तो फिर हम लोग का इरादा यही था कि हम डोनेट करेंगे। तो जब हमने डोनेट करा हमीदिया हॉस्पिटल में तो उनका रिस्पांस भी आ गया, और रिस्पांस मतलब उन्हें बोला है कि सक्सेसफुल है, क्योंकि बहुत लोगों की हेल्प कर रहा है, बहुत पेशेंट्स की हेल्प कर रहा है। और जो वार्ड बॉयज़ हैं उनके लिए भी बहुत इजी है, क्योंकि उनको बेड पैन या डाइपर साफ़ नहीं करना पड़ेंगे, और एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है, क्योंकि डाइपर्स बहुत ज़्यादा ही हार्मफुल रहते हैं एनवायरनमेंट के लिए। तो फिर इससे अच्छा है कि इसको हम रीयूज़ कर सकें। अब तक की जानकारी में अस्पतालों में अपनी तरह का ये पहला प्रयोग है, जो काफी सुविधाजनक है। इसे बहुत कम कीमत में तैयार किया जा सकता है। प्रत्यक्षा ने अपना पहला मॉडल हमीदिया अस्पताल भोपाल के कोविड वार्ड को डोनेट कर दिया है। लेकिन इस तरह के टॉयलेट्स कोविड के अलावा भी कमजोर मरीजों के काम आ सकते हैं, या घरों में चलने फिरने में असमर्थ बुजुर्गों की देखभाल के दौरान इस्तेमाल किए जा सकते हैं। स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक कदम आगे बढ़ते हुए अब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के शोधकर्ताओं ने हाइड्रोजन ईंधन आधारित इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर प्रौद्योगिकी विकसित की है। किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स लिमिटेड और इंडियन ऑयल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर के सहयोग से तैयार इस तकनीक से जनरेटर द्वारा बिजली उत्पन्न करने के दौरान बिल्कुल वायु प्रदूषण नहीं होगा। भारतीय शोधकर्ताओं की ये उपलब्धि डीजल चलित जनरेटरों से होने वाले प्रदूषण से निजात दिला सकती है। महानगरों से लेकर छोटे कस्बों तक बिजली की समस्या से निपटने के लिए बड़ी संख्या में जनरेटर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। आमतौर पर डीजल ईंधन से चलने वाले जनरेटर सेट बहुत ज्यादा वायु प्रदूषण पैदा करते हैं। बिजली उत्पादन के दौरान इनसे कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों के साथ धुआं और पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन होता है। ये हानिकारक तत्व वातावरण को दूषित करने के साथ साथ सीधे तौर पर स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के सेंटर फॉर एनर्जी स्टडीज के शोधकर्ताओं ने एक हाइड्रोजन ईंधन आधारित जनरेटर तकनीक का विकास किया है। इस जनरेटर से बिजली उत्पादन के दौरान शून्य उत्सर्जन होता है। ये जनरेटर ऊर्जा उत्पादन का पर्यावरण अनुकूल तरीका बन सकता है। This is a technology name is development of hydrogen fueled spark ignition engine for electrical power generation. यह विद्युत ऊर्जा उत्पादन के लिए हाइड्रोजन ईंधन वाले स्पार्क इग्निशन इंजन का विकास है। क्लोरोक्षार, अमोनिया और रिफाइनरी उद्योगों में हाइड्रोजन बाई प्रोडक्ट के तौर पर पाइपलाइन में उपलब्ध रहती है। हमारी तकनीक इस हाइड्रोजन को जेनसेट में इस्तेमाल कर इन उद्योगों के लिए ग्रीन बिजली का उत्पादन कर सकती है। इसको बिना किसी उत्सर्जन के ग्रिड के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। Used by the industry. One. Second thing is that if surplus is there, you can put the grid, transmission lines. That is right. In this case, no emissions. इस जनरेटर सेट का विकास ऑयल इंजन बनाने वाली कंपनी किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स लिमिटेड और इंडियन ऑयल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर के सहयोग से किया गया है। शोधकर्ताओं ने जीवाश्म ईंधन की जगह हाइड्रोजन ईंधन वाले स्पार्क इग्निशन इंजन जनरेटर पर प्रयोग किया।
जिसके लिए इंडियन ऑयल ने एक खास लुब्रिकेंट ऑयल भी तैयार किया है। चूंकि हाइड्रोजन में कार्बन नहीं होता है, इसीलिए इसके जलने पर कार्बन का उत्सर्जन नहीं होगा। शोधकर्ताओं ने विभिन्न तकनीकों की मदद से नाइट्रोजन के ऑक्साइड के उत्सर्जन को भी निम्नतर स्तर पर कर दिया है। What is our innovation is that normal engine converted to hydrogen fueled engine, we modified of engine. हमने सामान्य इंजन को हाइड्रोजन ईंधन वाले इंजन में परिवर्तित किया है। इसके लिए इंजन के डिजाइन और संचालन मापदंडों में संशोधन किया गया है। इसमें सबसे बड़ी चुनौती इस इंजन से होने वाले नाइट्रोजन के ऑक्साइड के हानिकारक उत्सर्जन की थी। हमने एक उपयुक्त वाटर इंजेक्शन तकनीक विकसित की है। पानी इंजन में दहन के दौरान तापमान को कुछ स्तर तक कम कर देता है, जिससे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच प्रतिक्रिया मंद हो जाती है और नाइट्रोजन के ऑक्साइड का उत्सर्जन बहुत कम होता है। Reduced and N2O2, N2H2O, O2, the diluent barriers, N2O2 diluents, then NOx emission will be very, very low. भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा भी वित्त पोषित इस परियोजना से हरित ऊर्जा के क्षेत्र में एक नया आयाम जुड़ सकता है। इस तकनीक का उपयोग अमोनिया और रिफाइनरी उद्योग में आसानी से किया जा सकता है, जहां हाइड्रोजन का उत्पादन होता है। इसके अलावा दफ्तरों और आवासीय कॉलोनियों में भी बिजली बैकअप के तौर पर हाइड्रोजन ईंधन आधारित जेनरेटर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। वैज्ञानिक पारंपरिक डीजल जनरेटरों को बहु सिलेंडर हाइड्रोजन ईंधन इंजन में बदलने की दिशा में भी कार्य कर रहे हैं। ज्ञान विज्ञान में रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द वापस लौटते हैं। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद से जुड़ी शर्तें हैं, जैसे राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन या किसी भी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन के सदस्य नहीं होंगे। राष्ट्रपति लाभ के किसी अन्य पद पर नहीं रहेंगे। दूसरी अनुसूची के मुताबिक राष्ट्रपति को अपने आधिकारिक आवासों के उपयोग के लिए किराए का भुगतान नहीं करना होगा। राष्ट्रपति ऐसे भत्तों और विशेषाधिकारों के भी हकदार होंगे जो संसद कानून द्वारा निर्धारित करेगी। राष्ट्रपति के विशेषाधिकार और भत्ते उनके कार्यकाल के दौरान कम नहीं होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान, और अब एक नजर डालते हैं विज्ञान के क्षेत्र में होने वाली देश और दुनिया की कुछ और ताजा गतिविधियों पर हमारे एक खास सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की अति महत्वपूर्ण समिति ने हाल ही में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के सामने अपनी सिफारिशें पेश की। प्रोफेसर के विजय राघवन की समिति की रिपोर्ट के कार्यान्वयन के तहत CSIR की अति महत्वपूर्ण समिति का गठन टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के पूर्व CEO और MD श्री M रामादोरई की अध्यक्षता में किया गया था और 8 क्षेत्रवार उप समितियां बनाई गई थीं। इस समिति का गठन CSIR को नया रूप देने पर विचार करने के अलावा विशेष रूप से भारतीय उद्योग जगत को प्रौद्योगिकी सहायता प्रदान करने और उद्योग जगत के साथ सुचारू संपर्क पर फोकस देने के लिए किया गया था। इन सिफारिशों के कार्यान्वयन से CSIR 21वीं शताब्दी का वैश्विक प्रतिस्पर्धी संगठन बनेगा। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सुझाव दिया कि जनता के लिए विज्ञान और विज्ञान के लिए जनता की अवधारणा, अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में उद्योग जगत और अकादमिक के बीच सहयोग बढ़ाने पर फोकस दिए जाने की आवश्यकता है। QS वर्ल्ड रैंकिंग्स 2022 में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को विश्व के शीर्ष अनुसंधान विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ है। ये पहली बार है जब किसी भारतीय विश्वविद्यालय ने इस रैंकिंग में 100 में 100 का परफेक्ट स्कोर किया है। क्वाकरेली सिमंड्स यानी QS हर साल विश्वविद्यालयों की विश्व वरीयता सूची प्रकाशित करती है, जिसमें कई मापदंडों का ध्यान रखा जाता है।
IISc को ये रैंकिंग प्रशस्ति पत्र प्रति फैकल्टी सूचक के अनुसार मिली है, जो कि फैकल्टी साइज के अनुकूल संस्थान के आकार को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है। वहीं कुल वरीयता सूची में भारत के अनुसंधान संस्थानों में IIT मुंबई पहले स्थान पर और IIT दिल्ली दूसरे स्थान पर है। IISc को तीसरे सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। QS में रिसर्च के डायरेक्टर बेन सोटर ने कहा, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स का इस साल का संस्करण दिखाता है कि भारत के बहुत से विश्वविद्यालय अपने रिसर्च फुटप्रिंट को सुधारने के लिए कितना शानदार काम कर रहे हैं, जिससे विश्व स्तर पर उनकी प्रतिष्ठा के लिए सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। एक ताज़ा अध्ययन के मुताबिक लाफिंग गैस की हल्की खुराक गंभीर अवसाद रोग का प्रभावी उपचार कर सकती है। वाशिंगटन विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ मेडिसिन और शिकागो यूनिवर्सिटी में किए गए नैदानिक परीक्षण के दूसरे चरण में शोधकर्ताओं ने देखा कि 25% नाइट्रस ऑक्साइड गैस के साथ 1 घंटे तक सांस लेने से 2 सप्ताह तक अवसाद के लक्षणों में सुधार पाया गया। ये अध्ययन हाल ही में साइंस ट्रांसलेशनल मेडिसिन पत्रिका में प्रकाशित किया गया है। इससे पहले के अध्ययन में 20 रोगियों पर 50% नाइट्रस ऑक्साइड गैस का प्रयोग किया गया था। इससे रोगियों में तेजी से सुधार हुआ, लेकिन उसके कई तरह के दुष्प्रभाव भी देखने को मिले। बाद में यही प्रयोग 25% डोज के साथ दोहराया गया। इस सत्र में दुष्प्रभाव 1/4 घट गए। अक्सर लाफिंग गैस का इस्तेमाल दंत चिकित्सा और सर्जरी में अल्पकालिक दर्द राहत के लिए एनेस्थीसिया के रूप में किया जाता है। इस अध्ययन से अब अवसाद रोगियों को उपचार का एक प्रभावी विकल्प मिल सकता है। आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज एरीज का ताज़ा अध्ययन हिमालयी क्षेत्र में ब्लैक कार्बन के सटीक आकलन और मौसम एवं जलवायु संबंधी पूर्वानुमानों में सुधार लाने में मदद करेगा। ब्लैक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के बाद ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करने वाला दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारक है। एरीज के वैज्ञानिकों ने दिल्ली विश्वविद्यालय, IIT कानपुर और अंतरिक्ष भौतिकी प्रयोगशाला इसरो के वैज्ञानिकों के सहयोग से पहली बार मध्य हिमालयी क्षेत्र में ब्लैक कार्बन और एलिमेंटल कार्बन का व्यापक निरीक्षण और मासिक और तरंग दैर्घ्य आधारित MAC के मान का आकलन किया। शोधकर्ताओं ने MAC का मान निकाला, जो कि ब्लैक कार्बन की द्रव्यमान सांद्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक आवश्यक मानदंड है। ये अध्ययन एशिया पैसिफिक जर्नल ऑफ एटमॉस्फेरिक साइंसेज में प्रकाशित किया गया है। ये शोध ब्लैक कार्बन के उत्सर्जन के स्रोतों को बाधित करने के लिए किए जाने वाले स्रोत विभाजन अध्ययन में मदद करेगा और समाधान नीतियां बनाने में महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में काम आ सकता है। इसी के साथ ज्ञान विज्ञान में आज इतना ही। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? अपने फीडबैक और सुझाव देने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है news@vigyanprasad.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, 5वां तल, पृथ्वी भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार से जुड़ी ताजा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर हम फिर हाजिर होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।